हेलो वेलकम टू ज़रा हट के मुबश्शिर ज़ैदी, ज़रार खुड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज नए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना ने भी हल्फ उठा लिया। 31 वज़रा और 3 एडवाइज़र यानी 34 रुकनी अभी काबीना है। अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ है कि जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो वफाकी वज़ीर ख़ारजा के तौर पर हल्फ लेंगे, वो क्या वाकई हल्फ लेंगे या नहीं। आज वो हल्फ बर्दारी की तकरीब में ज़रूर मौजूद थे, मगर कहा यह जा रहा है कि वो अभी आज रात को लंदन जा रहे हैं और वापस आकर के हल्फ लेंगे। अभी ये कंफर्म नहीं है शायद वो ले भी हल्फ लेंगे। हाँ, शायद ले भी ना। जो भी सारी सूरत हाल है, आज हुकूमत ने एक अच्छा इक़दाम किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऐलान किया है कि रमज़ान के बाकी जो जितने रोज़े हैं ईद तक आटे के थैले की कीमत जो है वो 550 से कम करके 400 रुपये कर दी जाएगी पंजाब और वफाक के अंदर। उन्होंने दीगर सूबों से भी रिक्वेस्ट की है कि वो इस बात को यकीनी बनाए और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि आज़ाद कश्मीर और बलूचिस्तान के लिए जो सूबा पंजाब है वो इंश्योर करेगा कि उनके आटे की सप्लाई जो है इस कीमत पे हो। चीनी की सप्लाई जो है, चीनी के बारे में ये कहा गया कि 75 रुपये से कम करके 70 रुपये कर दी गई है, जो कि रमज़ान बाज़ार और यूटिलिटी स्टोर्स पर दस्तयाब होगी। ये नाफिजुल अमल कल से होगा और क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं कि पैसे कहाँ से आएंगे। बिल्कुल ये वो है, लेकिन एक सब्सिडी ज़ाहिर है हुकूमत कहीं ना कहीं से निकालेगा। मुझे नहीं पता कि एहसास प्रोग्राम से निकाल पैसे बाहर से आएंगे। अच्छा, हाँ वो ज़ाहिर है, हो सकता है खलीज से आ जाए। अच्छा, जो आए तो नहीं ना। हाँ नहीं, अगर किसी ने वादा किया है तो किया है, माजी में तो पूरा किया, माजी में पूरा किया, बात तो सही है। ये तो है। और पहले कैबिनेट पे या पहले चैलेंजेस पे? पहले कैबिनेट, ठीक है, पहले कैबिनेट। तो मेरे तो फेवरेट हैं वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब के, जो शेख रशीद साहब के सही जाननशीन है। वैसे ये एक पॉइंट है आपका, क्योंकि बहुत लोग तनकीद भी कर रहे हैं राना सनाउल्लाह, और पता है दिल तो मेरा भी जा रहा है तनकीद करने पर, लेकिन फिर मैं देखता हूँ कि इससे पहले शेख रशीद साहब थे, उससे पहले एजाज शाह साहब थे, तो मैं कहता हूँ किस चीज़ पे तनकीद? नहीं तो शेर पे फिर सवा शेर होना चाहिए ना। नहीं, शेख रशीद साहब तो ज़ाहिर रेलवे में भी थे या वफाकी वज़ीर दाखिला, तो उन्होंने अपनी वजारत के अलावा वो हर चीज़ के ऊपर बात करते थे तकरीबन कि भाई ईद से पहले ईद कब होगी या ईद के बाद ईद होगी। नहीं, वो जीके का क्विज है, जनरल नॉलेज का क्विज है पूरा। हाँ, तो बाहर इंटरेस्टिंग होगा। और इनके खिलाफ जो केस बना था, एक मशहूर ज़माना, मैंने तो सुना है बहुत बड़े हेरोइन स्मगलर हैं। हाँ, उसका क्या बना? कुछ नहीं, केस पंजाब सर्किट को वही मैनेज कर। जी बिल्कुल, फैसलाबाद, ग्रेटर फैसलाबाद। हाँ यार, शहरियार आफरीदी याद आ जाता है। बिल्कुल याद आ जाता है, जिसने अल्लाह को जान दे दी। हाँ, और डीजी ANF भी थे, ज़ाहिर है दोनों ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। हुआ क्या उस केस का? उस केस का अभी कुछ भी नहीं हुआ, वो ख़त्म हो गया है। मतलब कहा यह जा रहा है कि ज़मानत पे हैं और वो केस परसू नहीं हो रहा, और अब लगता है कि शायद ना ही हो। अच्छा, फ़िक्रा अच्छा था PTI की क़यादत का, कि ऐसा लगता है काबीना के नाम देख के कि जेल का हाजिरी रजिस्टर है। नहीं, वो ये भी कह रहे हैं कि 34 में से 24 जो है वो ज़रा वो ज़मानत पे हैं। तो अब जब PM बने थे खान साहब, और जो है वज़ीर दिफा जब बने, और सदर ये भी मेरा ख्याल ज़मानत पे थे। हाँ, वो इंसदादी दहशतगर्दी केस। हाँ जी, तो वो हलाल रिवायत हमेशा यही है। कोई बात नहीं, ऐसा ही है। तो भारत राणा साहब के केस का क्या होता है और वो किस तरीके से डील करते हैं? उन्होंने पहले एक तड़ी लगा दी कि तोशा खाने वाले को जो है ना केस को मैं देखूंगा, और ये क्या, वो मुझे नहीं पता कि उनके अंडर आएगा भी कि नहीं आएगा, लेकिन बस वो शेख रशीद वाला टच दे दिया। वो हाल ना करें जो इनके साथ किया था कि चुपके से किसी की जेब के अंदर वो घड़ी वड़ी डाल दी कि ये देखो। हाँ, सर यही किया था ना यार, कि मतलब पाब्लो एस्कोबार है पंजाब का, लेकिन खुद अपनी गाड़ी में मतलब क्या 1.5 किलो हेरोइन? नहीं भाई, सूट केस में भर के यार, मतलब 1.5 किलो नहीं, मतलब सूट केस यार। हेरोइन गई कहाँ? पता नहीं कहाँ गई है, बिकी तो नहीं होगी, जब्त हुई होगी, पता नहीं, जलावला देते हैं मुझे नहीं उसमें। लेकिन एक ब्लैक मार्क है मेरी नज़र में, एज फार एज राना सनाउल्लाह इज कंसर्न्ड। आई मीन लोग कहेंगे बहुत ब्लैक मार्क्स हैं, हुसैन खान वाला मॉडल टाउन का तो अपनी मॉडल टाउन मेरे ख्याल में सबसे बड़ा मॉडल टाउन, क्योंकि पाकिस्तान की रिसेंट हिस्ट्री में पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का इतना बड़ा केस नहीं, आप मैसेकर कह सकते हैं आप, पॉलिटिकल मैसेकर तो बहुत छोटा बात है। तो वो उसमें जाहिर है वो पुलिस वालों के ऊपर सारी मलबा गिर गया, और ये निकल आए, कहा यह जा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन में भी आया कि इन्होंने ऑर्डर दिया था, लेकिन फिर उन्होंने कहा मैंने ऑर्डर ही नहीं दिया था। अब वो तो पुलिस ऑटोमेटिकली तो जाहिर है
हरकत में नहीं आती, ख़ुसूसन पंजाब पुलिस जो है आपको पता है। और हुसैन खान वाला का जो केस था कसूर में, आपको याद होगा, तो उसमें वीडियो केस उसमें उठते के साथ ही कहा था कि नहीं जी ये तो मतलब बड़ी पुरानी खबरें हैं, असल में कोई इनका लैंड डिस्प्यूट है, इसीलिए ये खबरें निकली। अच्छा, कुछ इसमें सच ये है कि बिल्कुल एक लैंड डिस्प्यूट था और उसकी वजह से ये केसेस सामने आए थे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये केसेस मतलब मैन्युफैक्चर्ड थे, वीडियोस देखे हैं हमने। अब अगर माजी खैर कुरेदना नहीं चाहिए, अगर आप दो वाक़यात का हवाला दिया तो इन पे ये भी था कि जो मिलिटेंट तंजीमें थी फ़िरक़ा वाराना, उनके साथ भी लश्कर जंग, हाँ, राब्ते वगैरह बारह। एनीवे लेकिन आदमी ज़ाहिर है कि मुसीबतों से सीखता है, गलतियों से सीखता है। लेट्स होप, उम्मीद है कि नई गलतियाँ होंगी, पुरानी और उस तरह जेल भी उस तरह की नहीं होगी। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं हम जो हमारे जो शहरग है ख़जाना मईशत मिफ्ताह इस्माइल बिग टाइम, तो शौकत तरीन की जगह ये सीट पे आए हैं, बिल्कुल, क्या फरमाते हैं आप? देखिए, ये आपको याद होगा कि संभाला था जब नवाज शरीफ गए थे, और उसके बाद जो है उन्होंने 2018 में कुछ माह के लिए, हाँ कुछ माह के लिए, और आते ही इन्होंने ये कहा था कि डार साहब ने जो आर्टिफिशियली डॉलर को रोका हुआ है वो गलत किया था, और इन्होंने डॉलर की कीमत फिर आगे जो डॉलर को ऊपर लेकर के गए थे, तो रियलिस्टिक है। फिर जाहिर है इनकम टैक्सेस भी कट की थी, हाँ, क्योंकि वो स्कूल ऑफ थॉट से है ना कि अगर इनकम टैक्स कट करोगे तो ग्रोथ ज़्यादा होगी। एग्जैक्टली, अब ये सही है या गलत है, इकोनॉमी की सिचुएशन लास्ट टाइम से ज़्यादा बुरी है। तो पीटीआई के ज़ाहिर है आपने देखा होगा, वो कह रहे थे कि हम तो 22 बिलियन छोड़ के गए थे, वो उसको भी इन्होंने 22 बिलियन नहीं था, वो नहीं था, 17 बिलियन थे, 17 बिलियन था। और सॉरी मैं अपनी बात काट रहा हूँ, लेकिन मिफ्ताह इस्माइल का खुद वो आने से पहले उन्होंने कहा था कि जी फॉरेन रिजर्व जो हैं स्टेट बैंक के, वो तकरीबन 16.2 बिलियन डॉलर से गिरकर आ गए हैं 10.8। अच्छा, मुझे ये 50 दिन का इंपोर्ट कवर, मुझे ये मतलब अगर इनका बायोडाटा देखें तो जाहिर है कि ही नोज हिज स्टफ, बाहर के जो इनका है वो तो चले बहुत सारे लोग हैं लेकिन वो नहीं मैनेज कर पाते। मुझे ये आदमी थोड़ा सा प्रैग्मेटिक लगा, इसलिए प्रैग्मेटिक लगा कि अभी ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को फ्रीज करने का जो फैसला किया गया है, इसमें जाहिर है कि एक पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी वज़ीर आज़म को तो वो देखनी होती है, इसलिए कि खान साहब तो गर्दन पे फूंके मार रहे हैं ना उनकी गरम किस्म की, तो वो नहीं कर सकते। लेकिन इन्होंने कहा कि मुझे इनकी रिजर्वेशन थी मिफ्ताह इस्माइल की कि यार ये जो कीमतें हैं ये हम अपनी जो जेब से दे रहे हैं, एक तो पहले ही मुँह हो गए, फ़कीर हो गए हैं, ऊपर से ये जो सब्सिडी है, लेकिन ये इनका एक टेक्निकल था मसला। तो इसका मतलब है कि ये एक प्रैग्मेटिक अप्रोच भी रखता है ये आदमी, सिर्फ पॉलिटिकल आइडियलिज्म। देखिए ये ले, और वो जो एक्सचेंज रेट डॉलर वाली चीज़ है, तो ये प्रैक्टिकल चीज़ है, और ये है जो मेन चैलेंज है कि आप फिस्कल कंट्रोल, फिस्कल मैनेजमेंट एक जगह, और रिलीफ और पॉलिटिकल कॉस्ट दूसरी जगह, और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि कभी ना कभी आपको ये फ्यूल सब्सिडी वापस लेनी होगी, और फिर जो चीखें निकलनी है ना, मेरी भी निकलेंगी, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने भी चलाना। अच्छा, अवाम इनसे किसी और वजह से नाराज है रहे हैं कि जो कोकोमो का बिस्किट है ना, उसके अंदर बिस्किट्स बहुत कम हो गए थे, तो उस पर बड़ी इन पे तनकीद होती है, इसको कहते हैं श्रिंकफ्लेशन। अच्छा, नहीं, और ये बड़ी वज़ारत कानून दी गई है आज़म नज़ीर तारड़ को, ठीक है। अब मुझे नहीं पता, नौजवान है और शायद इतना बड़ा जो इन्हें टास्क मिला है, मेरे हिसाब से दो चीज़ें गौर करने की ज़रूरत है वज़ारत कानून को। एक तो ये कि 18वीं तरमीम में अगर कोई नट बोल्ट कसते हैं तो अभी होगा क्या, नहीं जहन में होना चाहिए, इसलिए कि अभी जो वज़ारत सेहत या वज़ारत तालीम जो है फेडरल में भी है, सूबों के पास भी, अमलन तो सूबे करते हैं ना तालीम और सेहत, तो ये जो डुप्लीकेशन या इस तरह की चीज़ें या रिसोर्स का ट्रांसफ़र या मैनेजमेंट का ट्रांसफ़र वगैरह, वो अभी तक 11 साल हो गए हैं, उसके बावजूद नहीं हो सका है। अब तक तो हो जाना चाहिए। तो ये इन्हें सजेस्ट करना चाहिए कि भैया इसके नट बोल्ट कैसे कसे जाए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का, वो तो वज़ारत कानून ही बनाएगी ना सब। अच्छा, वो बिल क्या है, और उसमें ज़ाहिर है अपोजिशन नहीं है इस वक्त पाकिस्तान की तारीख में। फिर ये है कि आइन में तरमीम की शायद ज़रूरत ना हो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए, लेकिन प्रेसिडेंट की फिर भी ज़रूरत पड़ेगी, है ना, प्रेसिडेंट की हर जगह, तो वो तो चैलेंज इनका है। इसमें थोड़ा सा इनका काम मुझे मुश्किल इस वजह से लगा कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट
जो है मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर ने भी इनके साथ हल्फ उठाना था और ये कानून का हाँ। और वो आज नहीं आए हल्फ उठाने के लिए। वो शायद नाराज़ हैं कि उन्हें मिनिस्टर ऑफ स्टेट क्यों बनाया जा रहा है, तो वो आज हल्फ लेने ही नहीं आए। तो ये भी एक थोड़ा सा वो है कि जो आपको एलाइज के दरमियान आगे जा करके नजर आएगा। आप ये देखें, ये जो कबीना है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्टीज हैं। 8 ये कांटे के ऊपर बैलेंस करती है। और ये आप देख रहे हैं कोalition पॉलिटिक्स की एक फायदा ये होता है कि सबको कुछ मिलता है और एक नुकसान भी है कि सबको कुछ मिलता है, ठीक है ना। कि और इसमें तो है ना कि 3 लोग चाहिए, 3 लोग अगर नाराज, 3 लोग नाराज हो जाए तो जैसे आज फवाद चौधरी खुश हो रहे थे कि अगर मैंगल जो है वो नाराज रहे तो हुकूमत फारिग है, इस तरह की बातें कर रहे हैं। शाहजेन बुख्ती और बीएपी और तारिक बशीर चीमा ही हट गए ना तो हुकूमत गई। तो ये है कोई भी तीन इसमें नाम लेने की जरूरत नहीं। अच्छा, ये एहसन इकबाल को इन्होंने हस्बे मामूल प्लानिंग दी है, पहले भी उनके पास प्लानिंग थी, उससे सीपैक वगैरह जो है उसका सिलसिला जुड़ा हुआ होता है। मुझे जो हैरत है कि कब्र-उज़्ज़मा कायरा बहुत ही एक्सपीरियंस्ड आदमी है, पीपल्स पार्टी की हर कैबिनेट में रहे हैं। मेरे हिसाब से उन्हें वफाकी वज़ीर होना चाहिए था, लेकिन उन्हें सिर्फ एडवाइज़र के तौर पे वज़ीर आज़म का एडवाइज़र लगाया गया है कश्मीर के लिए। MNA नहीं है तो फिर ठीक है, वो इस वजह से एडवाइज़र के तौर पर लिया है। ठीक है। फॉरेन मिनिस्ट्री। हाँ। अच्छा, अब यहाँ पर ज़ाहिर हमें पता है कि हिना रबानी खर साहिबा को मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स बनाया गया है। जी बिल्कुल। पहले भी फॉरेन मिनिस्टर रही हैं एंड बाय ऑल अकाउंट्स इनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। फवाद चौधरी बिल्कुल खुश नहीं है। अच्छा, इससे आपको पता होगा, अपनी ट्वीट भी शायद देखी होगी। ट्वीट जरा दिखा दे, एक बार पढ़ ले। फवाद चौधरी को क्यों? जी, फवाद चौधरी किस बात से? जब आप ऐसी लो आईक्यू वुमन को आप ऐसे ओहदे पे रखेंगे जिसकी शोहरत सिर्फ उसके बर्किन बैग्स और महंगे आई ग्लासेस से आती है, तो ऐसी बेवकूफियां एक नॉर्म बन जाती है। होप वी गेट रिड ऑफ दिस लॉट सूनर देन लेटर। अच्छा, नीचे जो इन्होंने वीडियो लगाई सबूत के तौर पर ये है हिना रबानी खर साहिबा का एक इंटरव्यू मेहदी हसन के साथ है। मेहदी हसन आपको पता है अल जजीरा खाल उधेड़ने वाला बंदा है। आप बेशक ये वीडियो सुन ले, मेरी नाकस राय में शी डिफेंडेड अ डिफिकल्ट पोजीशन वेरी वेरी वेल। क्योंकि सवाल उनसे ये पूछा गया था, कम पेश जल्दी से बता दूंगा कि जी आपके तो अपने इत्तेहादी आपको कहते हैं कि आप टेररिज्म को स्पॉन्सर करते हैं। कितनी बार आपको ये सुनना पड़ता है? चीज़ कि मुझे हज़ारों बार ये सुनना पड़ता है और बिल्कुल हमारे एक माजी का एक हैंगओवर है, लेकिन हम उसको दुरुस्त कर रहे हैं। और कौन और हमने से कब आपको कहा है कि हम एक वक्त पर तमाम दहशतगर्द तंजीमों के लिए लड़ सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। तो उसको डिसआर्म भी किया है और उसको काउंटर भी किया है। मेरा ख्याल है अगर बिलावल नहीं भी हल्फ उठाते तो ये चूंकि पहले भी वजीर खारजा रह चुकी हैं, लिहाजा काम चल जाएगा। मेरा ख्याल है बेहतर होता। अगर मुझे ये एतराज़ ये है कि शी शुड हैव बीन फॉरेन मिनिस्टर और बिलावल को अगर हल्फ उठाते हैं तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट कर दें। अगर लेकिन जस्ट इन केस बिलावल नहीं भी उठाते तो मसला ये है कि हमारी जमहूरी जमातों में अभी इतनी जमहूरियत नहीं आई कि पार्टी चेयरमैन जो है, चेयरपर्सन, वो किसी अपने ही सेकंड स्ट्रिंग लीडर के नीचे हो सकता है कि वो उदा ही ना ले। अच्छा, चूंकि ब्रेक आ गया है लिहाजा मैं आखिरी बात ब्रेक से पहले वाली करना चाह रहा हूं कि शहरी रहमान को माहौलियात की वजारत दी गई है और मेरे ख्याल में इस वक्त माहौलियात पाकिस्तान की ज़िंदगी और मौत का मसला है। शहरी से मुझे इसलिए उम्मीद है कि शी इज़ वर्कॉलिक, वो शायद इस को मीनिंगफुल बना दें। लेकिन फिर हम ये भी ज़हन में रखें कि ये मैक्सिमम 1 साल की कैबिनेट है। जो भी है, लेकिन कुछ ना कुछ तो प्रिंट छोड़ने चाहिए। चलो देखते हैं। एक वक्फा ले। वेलकम बैक। आप जानते हैं कि वफाकी काबीना जो बनी है उस पर हम बात कर रहे हैं, चीदा चीदा जो अहम महकमे हैं उन पे और उनके वज़रा पे। मुझे याद आया सानिया निश्तर साहिबा जो एहसास प्रोग्राम उन्होंने एतराफ़ करना पड़ेगा बहुत कामयाबी से उन्होंने मैनेज किया। इसके अलावा मुझे नाम याद आ रहा है डॉक्टर फैसल सुल्तान का, जो उन्होंने बतौर हेल्थ एडवाइज़र, उनको सलूट है कि उन्होंने कोविड के सिलसिले में जो काम किया, अनथक काम किया। एक ये रिवायत होती है जो मैंने इस्टेब्लिश जमहूरियतों में हम सब ने देखी है कि जो आने वाली एडमिनिस्ट्रेशन है वो जाने वाले कुछ लोगों को एक्सेप्शनली वो कहते हैं कि भाई आप लोग क्यों जा रहे हैं, आप हमारे साथ रहें। तो अगर हम इतने बलूगत का मुजाहरा कर सकते हैं कि मसलन सानिया निश्तर को हम
भले वो ना मानती जी, हम रिक्वेस्ट कर सकते थे कि जी आपने जो परफॉर्मेंस दी है तो आप बिल्कुल आप रहे, इसलिए कि शी इज़ टेक्नोक्रेट। इसी तरह डॉक्टर फैसल सुल्तान टेक्नोक्रेट हैं, आप उनकी एक्सपर्टीज से फ़ायदा उठा सकते थे, एक रस्मी टोकन आप उन्हें ऑफर कर सकते थे कि भाई आप चाहें तो रह सकते हैं। अच्छा नहीं, और ये रिवायत रही है, मतलब इवन इंडिया में रही है, यूके में, लेकिन हमारे यहाँ तो मसला, लेकिन हमारे यहाँ तो थोड़ा डर लगता है कि अगर मजीद कोई एक दो वेरिएंट्स आ जाएं और कादिर पटेल साहब चीज़ें संभाल रहे हो। तो बात कर लेते हैं मरियम औरंगजेब के ऊपर। वज़ीर इत्तलात हर हुकूमत का फेस होते हैं। पिछला फेस हम देख चुके हैं, फवाद चौधरी और शहबाज गिल, तो ज़ाहिर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहता। फिरदौस आशिक अवान, फिरदौस आपा, मरियम औरंगजेब आई हैं, और जब भी कोई नई हुकूमत आती है उसका एक हनीमून पीरियड होता है, मतलब 2-3 बड़ी अच्छी बातें होती हैं कि जनाब हम बिल्कुल, तो पहले उनकी अच्छी बातें सुन लेते हैं फिर बात करते हैं। अगर सोसाइटी के अंदर, माशरे के अंदर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन रहेगा तो ना सिर्फ वो उस माशरे को इवॉल्व करता है, बल्कि जो अगर हुकूमत के लेवल पे बात की जाए तो वो हुकूमत को मेरी नज़र में और मेरी जमात की नज़र में उसको और ज़्यादा तकवीत है, क्योंकि जो एक अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है जो मीडिया करता है हुकूमतों की, वो इनसिक्योरिटी की वजह से शायद कि अगर कोई चीज़ ऐसी हो जिसको छुपाना हो, लेकिन उसके बरक्स अगर वो, मैं समझती हूँ कि हुकूमत की वर्किंग में, हुकूमत की कार्रवाई में और भी ज़्यादा हुकूमत की को तक़वियत देता है, उसको और ज़्यादा ताकत देता है। तो मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि जो PMDRA, पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी का जो काला कानून लाने की कोशिश की जा रही थी, एक दबी हुई मीडिया की आवाज़ को मज़ीद दबाने की कोशिश की जा रही थी, और इसके ज़रिए इस गाब में जो पाकिस्तान मीडिया रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उस वक्त मैं स्टैंडिंग कमेटी की चेयर भी थी, हमने जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं उस वक्त अपोजिशन लीडर थे, उन्होंने भी, आपको याद होगा कि पार्लियामेंट के बाहर एक हमने धरना भी दिया था अपोजिशन ने, और हमने उसकी भरपूर मुखालफत की थी। तो मैं आज ये ऐलान करती हूँ कि पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी जिस शक्ल में, जिस शेप में अभी तक काम हो रहा था, उसको ख़त्म किया जाता है। ख़त्म हो गई है, अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अब उम्मीद करते हैं कि हम 6 महीने बाद यही शॉट दोबारा ना चला रहे हों मरियम औरंगजेब को रिमाइंड करने के लिए कि आपने ये कहा था, क्योंकि शुरू में बड़ा अच्छा लगता है मीडिया तनकीद करे, जी बिल्कुल हमारी जितनी, क्योंकि जो क्राइसिस आगे आने वाला है ख़ुसूसन मईशत के हवाले से और उसके बाद सियासी बहरान आने वाले हैं, तो उस पे ज़ाहिर मीडिया का क्रिटिसिज्म होगा। आई एम ग्लैड कि अभी तक ये कह रही है। इन्होंने एक और अच्छी बात भी कि पीका का जो 2016 का बुनियादी कानून है, एक तो स्ट्राइक डाउन कर दिया ना ऑर्डिनेंस, लेकिन जो मेन ऑर्डिनेंस है वो कह रही हैं कि उसको भी रिव्यू करेंगे तमाम स्टेक होल्डर्स। अच्छी बात है क्योंकि यही लाए थे। बिल्कुल, हाँ, तो अच्छी बात होगी। ये नहीं करना पड़ेगा, लेकिन ये जो उन्होंने बातें की इसके लिए बड़ा दिल चाहिए होगा, और आई होप कि इतना बड़ा दिल हो। अच्छा, ये बातें सभी करते हैं ना। हाँ, वही ना, फवाद चौधरी भी जब शुरू में आए थे, बिल्कुल क्या खूबसूरत बातें की थी भाई ने। हो अब आके बढ़ के, और फवाद चौधरी आखिर तक रहे, हमने कौन सी पाबंदी लगाई बस। हाँ, एक तो यार उनका भोला फेस है, यकीन भी आप बिल्कुल यकीन। मैं कभी-कभी झूठ बोल रहा हूँ, मैंने शायद अपने ऊपर पाबंदियां लगाई। हाँ, बिल्कुल, आई गैसलाइट माय सेल्फ। लेकिन ये भी पता है कि पाबंदियां किसने लगाई थी यार। 2022 में बंदे को चांद में, स्पेस में जाना था, चला गया ना, और वो आज चला गया ना, बस यहाँ पर वक्फा ले ले। नहीं, तुम बस बहुत हो गया, मजा भी लिया करो यार, वक्फा ले लो। कल रात को सिंध के ज़िले दादू के एक इलाका है फरीदाबाद, गोट फैज़ मोहम्मद बख्श, वहाँ आग लग गई। पूरी रात आग लगी रही, मेहड़ के आसपास, बस मेहड़ के, तहसील मेहड़ के करीब। 9 बच्चे जाँ बहक हुए हैं, 150 के करीब मवेशी जो हैं हलाक हुए हैं इसमें। और इसका सबसे जो दर्दनाक पहलू कह लें कि जो मुतासरीन हैं, जब ये आग भड़की है, और क्योंकि ये घर ऐसे थे कि इनकी छतें जो है उन्होंने आग पकड़ी और वो हवा भी चल रही थी, तो वो आग भड़कती चली गई। उन्होंने हॉस्पिटल फ़ोन किया, फायर ब्रिगेड फ़ोन किया, पूरी रात आग जलती रही, कोई वहाँ नहीं आया। अब जाहिर है सिंध हुकूमत ने अब नोटिस ले लिया है और PDMA भी हरकत में आ गया है कि जनाब हमने 100 खैमे, 100 राशन की बोरियाँ और खाने पीने की अशिया की फराहमी के लिए हिदायत जारी कर दी हैं, मगर बेसिक
इशू यही था कि वहाँ कोई उनकी मदद को नहीं पहुँचा, एम्बुलेंस तक नहीं आई। हमारे साथी हैं कुर्बान अली खुश्क, दादू के करस्पॉन्डेंट हैं, उन्होंने आज उस इलाके विज़िट भी किया है, तो उन्हीं से पूछ लेते हैं। कुर्बान, ये आपने वहाँ गए, क्या वाक़े की तफसीलात आपके पास हैं? जी मैं सुबह को जैसे पहुंचा इस गांव फैज़ मोहम्मद चांडियों में, तो वहाँ पे जो हालात थी वो बहुत बुरी थी और लोग जो है बहुत गमज़दा थे और सुबह तक आग जो है वो जल रही थी। और ये हालात थी कि ये गांव जो है 35 किलोमीटर दूर है मेहर जो सिटी है ढाका हेडक्वार्टर में, वहाँ से, और बिल्कुल रास्ता उसका अच्छा है और कोई गाड़ी। नुकसान क्या क्या हुआ है? नुकसानात में जो है 9 बच्चे जो हैं वो जलकर खाकसर हो गए और 50 जो घर हैं वो मुकम्मल तरह वो जल गए हैं, और जिसमें 150 जानवर हैं जिनमें मवेशी और जिसमें बकरियां और भैंसें शामिल हैं, और 3 ट्रैक्टर्स, ट्रॉलीज, और उनके साथ साथ जो है गंदम और चावल की 1500 बोरियां ये बताई जाती है कि पूरी बस्ती तबाही हो गई। तो बच्चे क्यों मर गए? ये जो आग की आतिशी थी वो ज्यादा थी, और जो है जिस तरह आग सारे गांव को अपनी लपेट ले लिया, तो हर आदमी खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था और बच्चे जो पीछे रह गए, और जो अफराद है वहाँ के मुतासर, उन्होंने फायर ब्रिगेड की मुतालबा की, इंतजामिया को भी कहा, तालका म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मेहर और खैरपुर नाथन शाह को भी उन्होंने इन्फॉर्म किया, लेकिन आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची, उनके मदद के लिए कोई नहीं पहुंचा, तो बच्चे वहां पर जो है वो फायर ब्रिगेड है उस इलाके में? जी, फायर ब्रिगेड बिल्कुल मेहर तहसील में जो मेहर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के पास एक यूनिट है फायर ब्रिगेड का, और उसके साथ साथ खैरपुर नाथन शाह जो नज़दीकी शहर है और वहाँ पे म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी फायर ब्रिगेड का यूनिट है, और फिर दादू में भी है। ये तीनों जो शहर हैं एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। अगर ये आग जो है वो रात को 9 बजे से लगी और सुबह 8 बजे तक जलती रही वहाँ पे आग, तो ये तकरीबन फासला जो है मुकम्मल फासला दादू से आप लेंगे तो इस गांव तक जो है वो 60 मिनट का फासला है, और मेहर से लेंगे तो वो 15 मिनट का फासला है, और खैरपुर नाथन शाह से आप लेंगे तो ये वहां से जो है वो तकरीबन 40 मिनट का फासला है। तो कुर्बान साहब मतलब मैक्सिमम फासला 40 मिनट का है। हर जगह एम्बुलेंस वहां पर आप कह रहे हैं डिप्यूटेड है, और 12 घंटे एम्बुलेंस फायर ट्रक डिप्यूटेड है, और 12 घंटे आग जल रही है और कोई नहीं आया। कुछ हमें पता लग रहा है कि क्यों ऐसा हुआ है? ऑफिशियल से बात हुई आपकी? जी, मेरी जब उनसे बात हुई इस पार्ट में मौजूद, मैंने जब सारा गांव विजिट किया तो लोगों से बात हुई, उन्होंने बताया कि हम बताते रहे इंतजामिया को और म्यूनसिपल इंतजामिया को और जिला इंतजामिया को, लेकिन कोई नहीं आया इनकी मदद के लिए, और ये खुद को जो है एक दूसरे के घरों को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ज्यादा आंधी थी, तूफान था ज्यादा, और हवा का जलना तेज था। नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन वाले क्या कह रहे हैं? उन्होंने भी तो कोई कहानी बनाई होगी ना कि हम क्यों नहीं पहुंच सके, वो पूछना चाह रहे हैं हम। जी, ये है कि शाम को जैसे ही डेड बॉडीज ये बच्चों की जैसे तहसील हॉस्पिटल मेहर से वापसी ये लेके आए दफनाने के लिए, तो रास्ते में उन्होंने धरना दिया और ये डेड बॉडीज रख के फिर इंतजामिया बाद में शाम को पहुंची 7 बजे। कुर्बान, आप सवाल नहीं समझ रहे, मैं ये पूछ रहा हूं कि फायर ब्रिगेड बकौल आपके अगर है तो वो 12 घंटे के बावजूद क्यों नहीं पहुंच सका, और उस इलाके में कोई एक आध एम्बुलेंस भी होगी वो भी जाहिर है क्यों नहीं पहुंच सकी? इस सिलसिले में सरकार इंतजामिया क्या कह रही है? जी, इंतजामिया से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई खास क्लियर जवाब तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि जिन्होंने इनको रिस्पांस नहीं दिया, ये जिला डिप्टी कमिश्नर का ये कहना है कि अगर जो भी रिस्पांसिबल है हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे और इंक्वायरी भी बिठाएंगे हम उसके खिलाफ। क्या फायर ब्रिगेड वहाँ वाकई एक्टिव है या सिर्फ कागज पे है? फायर ब्रिगेड वैसे दादू में तो ऑन रोड है, लेकिन मेहर और खैरपुर नाथन शाह में कोई क्लियर नहीं बताई जाती कि ऑन रोड है वहाँ पे,
ये कागजात पे मौजूद है वहाँ पे। ठीक है, एक तो थी यार मुझे दुख ये हो रहा है कि वजीर आला की जो प्रेस रिलीज आई है कि उन्होंने अब डिप्टी कमिश्नर को हिदायत की है कि मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की जब मुतासरीन अपनी मदद खुद कर चुके, जल गए, बच्चों को जिंदा कर खत्म हो गया, 11 घंटे तक ये आग लगी रही और ना एम्बुलेंस पहुंची है और ना। अच्छा, और मेन इंडस हाईवे पे हो रहा है ये सब। बिल्कुल, आप ये देखें, ये ऐसा नहीं है कि कोई खारान में चागी में कुछ हो रहा हो, ये मेन इंडस हाईवे पे। जब लोग ये पूछते हैं ना, सवाल पूछते हैं, जैसे आपने देखे हैं सोशल मीडिया पर हो जाए या मतलब खान साहब की रैलीज़ में भी आप देखें जो लोग आ रहे हैं। अच्छा देखो, बहुत लोग हैं, मैं मानता हूँ जो उनके नज़रिए, जो भी उनका नज़रिया है उस वक्त का उससे मुतासिर हो रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की है जो सिर्फ तंग आए हुए हैं इस निज़ाम से। सही बात। ये जो नाकिस नॉन फंक्शनल निज़ाम है जिसकी हम निशानियाँ आज देख रहे हैं, जिसकी हम निशानियां नाजिम जोखियों के केस में देख रहे हैं, इन सारे केसेस में देख रहे हैं। रत्तो डेरो में जो एड्स का स्कैंडल हुआ था, जब तक मीडिया पे नहीं आया वो हमें पता नहीं। इस तरह की दर्जनों स्टोरीज आपको मिलेंगी, सिर्फ सिंध में नहीं, आपको हर जगह से मिलेंगी। ये गुस्सा कहाँ जाए? यहाँ ही जाता है ना फिर, बिकॉज एक जनरल गुस्सा होता है निज़ाम पर भी और निज़ाम को के साथ जो फेसेस एसोसिएटेड हैं उन पर, ठीक है। वो शायद पर्सनल लेवल पर नहीं होता, एक जनरल लेवल पर लेकिन यकीनन होता है। और यहाँ पर आपको वो नारा मिलता है कि जी हम ये नहीं है कम अज़ कम। तो एक मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा 30-40% जो सपोर्ट है वो इसी वजह से। और पीपल्स पार्टी की गवर्नेंस के ऊपर वैसे ही इतने सवाल हैं। कानून साजी में जवाब हाँ वो कर लें, लेकिन ये जिस तरह का ये वाक़या हुआ और कोई भी नहीं पहुँचा, तो मुझे समझ नहीं आती कि अब डिप्टी कमिश्नर को हिदायत देने की क्या ज़रूरत होगी। वो ठीक है, अब पीडीएम में हरकत में आएगा, वो कुछ ना कुछ वहाँ पहुँचा देगा, लेकिन जिन लोगों का पूरा 150 मवेशी मर गए, जिनके बच्चे मर गए, 9 बच्चे हैं, जिनमें से 8 बच्चे जो हैं वो 10 साल से कम उम्र है, जो नहीं भाग सके ना, जो नहीं भाग सके, क्योंकि जब आग लगी है तो जैसे पूरा गांव भागा होगा, बच्चे पीछे रह गए। ऐसा ही होता है। अच्छा, और ज़ाहिर है मवेशियों को तो आप ले जा नहीं सकते इस तरह से। नहीं, मवेशियों को आप नहीं ले जा सकते जो आज जो भी था। तो मतलब कि ये जो गांव है, ये जो शहर है, ये ख़त्म। हाँ, नहीं, मैं एक से जुमला सुन ले। वज़ीर आला हाउस से जो प्रेस रिलीज आई है, वज़ीर आला ने कहा है उन्हें मुतासरीन के हवाले से पल पल खबर से आगाह रखा जाए। मतलब 11 घंटे एक एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा वहाँ नहीं पहुँचा और 9 बच्चों के बाद अब पल पल खबर से आगाह रखा जाए कि जनाब बताएं हमें कि वो किस हाल है। शुक्र है, क्या ये तो नहीं कहा ना कि 1 हफ्ते के अंदर मुझे मुकम्मल रिपोर्ट तलब कर ली गई है। अगर रिपोर्ट तलब नहीं की तो फिर कोई फायदा नहीं। वो किया है, आग लगने की तहकीकात फौरी मुकम्मल करके उन्हें रिपोर्ट पेश की। There you go. SOP। ब्रेक ले लें। छा इन्हनि मुजरिमनि खे सज़ा ॾियारणु सिर्फ़ शीरिन जोखियो जी ज़िम्मेदारी हुई? क्या पूरी सिंध को ये पता नहीं कि उसके जिस्म की एक हड्डी सलामत नहीं थी? इतनी बेदर्दी से जिसको मारा गया, क्या ये सिर्फ़ और सिर्फ शीरिन जोखियो का काम था कि उसको इंसाफ दिलाए? क्या शीरिन जोखियो के 4 छोटे बच्चे जिनके डर की वजह से वो बैठ गई, क्या हम भी इतने बेहिस होकर बैठ जाएंगे? छा सिंध जो इहो कमु न आहे त सॼी सिंध जे लाइ जंहिं हिकिड़ी मिसाल क़ाइमु कई ऐं विढ़ियो, अॼु असां उन जे लाइ गॾु नथा थी सघूं, उनखे इंसाफ़ नथा ॾियारे सघूं? जी, ये आपने देखा, एक इंसानी हकूक़ की कारकुन हैं जो नाजिम जोखियो कत्ल केस के बारे में बात कर रही हैं। नाजिम जोखियो कत्ल केस चल भी नहीं रहा, कहीं जा भी नहीं रहा। मरकज़ी मुल्ज़मान के नाम जो पीपल्स पार्टी के MNA हैं जाम करीम और MPA जाम अवैस, उनके नाम तफ्तीशी अफसर ने चालान में से निकाल दिए हैं। और आज कराची में एहतजाज हुआ, सिविल सोसाइटी वाले आए, उन्होंने आवाज़ बुलंद की और ये कहा कि शहीद नासिम जोखियो की जो फैमिली है उसको इंसाफ दिया जाए। अब हम जानते हैं कि नाजिम जोखियो की जो फैमिली है ऑलरेडी वो हल्फनामे लिखकर दे चुकी है कि वो अल्लाह के नाम पे माफ़ कर रहे हैं जाम करीम और जाम अवैस को। जाम करीम जो हैं वो उसी जोखियो बरादरी के सरबराह हैं जिससे ताल्लुक़ नाजिम जोखियो का था। और नाजिम जोखियो के भाई जो इस केस में मुद्दई थे, अफजल जोखियो, वो पीपल्स पार्टी के
काउंसलर भी रह चुके हैं, पीपल्स पार्टी के एक्टिव कारकुन हैं, बारहा अपील भी कर चुके थे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से कि इन लोगों की जो मुलजमान हैं इनकी कम से कम आप पार्टी रुकनियत ही मुअत्तल कर देते, वो भी नहीं हुआ। केस जो है वो अब 21 तारीख को दोबारा लगा हुआ है इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में, मगर चालान में से क्योंकि मुलजमान का नाम हटा दिया गया है। तो आपको याद होगा कि जाम करीम जो भाग गए थे उन्होंने वापस आकर के ज़मानत ली थी कि वो कानून के सामने अपने आप को सरेंडर करेंगे। अब क्योंकि नाम निकल गया है तो ज़मानत का उनको ज़रूरत ही नहीं है। जो शिरीन साहिबा कह रही थी ना, अफसोस की बात यह है कि वो कह रही थी ना कि मिसाइल काम कायम करनी चाहिए। मिसाइल तो काम कायम हो गई है। हाँ। और पिछली बार जब मैं इस पर बात की थी, मेरा ख्याल आपने बहुत खूबसूरती से एक्सप्लेन किया था कि क्या मिसाल है कि सर कुछ भी करना है कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक अगर इसमें से कोई अच्छी बात मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कम अज़ कम नाज़िम जोखियों का नाम अब सब ले रहे हैं। मैंने देखा है कि ARY, अब शायद उनके कोई और इंटेंशन हो, जो भी हो, लेकिन इस पर पूरा प्रोग्राम किया है। कल जियो पे भी बिल्कुल हो रहा है। कल मैं देख रहा था कि जबरान नासिर साहब कामरान खान साहब के शो पर भी आए हुए थे। आज जैसे आप दिखा रहे थे प्रेस क्लब में भी हुआ है। अच्छा, सिंध में तो ये काम मुस्तकिल चलता रहा है, सिंधी मीडिया में। हाँ बिल्कुल, सिंधी मीडिया में, लेकिन वो यहाँ हमारे यहाँ हाईलाइट नहीं हुआ। कम अज़ कम इसको कुछ कवरेज मिली है। उस कवरेज से कुछ फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा मेरा नहीं ख्याल, लेकिन ये हम यही कर सकते हैं। और अच्छी बात है कि और भी ये कर रहे हैं। आपने आगाज़ किया था मुबश्शिर, सो यू नो कंग्रेचुलेशंस। इस वक्त पर नहीं आप लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते, आई नो, लेकिन कम अज़ कम ये हुआ है कि पोस्टर्स भी मैंने देखे। अगर वो पोस्टर्स हैं हमारे पास आज जो ये 3 तलवार के इलाके में लगी हैं, तो बड़ी इंटरेस्टिंग जक्सटापोजिशन है, क्योंकि एक पोल है और उसके ऊपर एक कंग्रेचुलेशंस टू चेयरपर्सन बिलावल की एक पोस्टर है, उसके बिल्कुल नीचे जस्टिस फॉर नाज़िम जोखियों का पोस्टर है। कहीं कहीं तो कोशिश की गई थी कि उनको थोड़ा सा कवर कर लें बड़े पोस्टर के साथ, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो ज़्यादातर नाकाम हुई। लेकिन ये भी एक बड़ा खूबसूरत मेटाफोर है। अच्छा, दूसरे मैं ये अभी प्रेस क्लब के बाहर जो आपने कहा सिविल सोसाइटी का मुजाहरा, यार उसमें वही लोग थे जो इस तरह के वाक़े के बाद हर मुजाहरे में होते हैं, वही ख़वातीन, वही हज़रात, और बरसों से मैं यही सूरतें देख रहा हूँ। अब मेरे जहन में एक सवाल पैदा होता है इस तरह की देख के कि या तो ये लोग आइडियलिज़म की दुनिया में रहते हैं, ये जो सो कॉल्ड सिविल सोसाइटी है, या जो आम आदमी है वो सेंसिटाइज शायद अपनी जो ज़िंदगी है उसमें उलझा हुआ है, या उसे कब किसी से भी कोई उम्मीद नहीं है कि कुछ भी कर लो कुछ नहीं होना, तो वो इन मुजाहरों का हिस्सा नहीं बनता। एक तो ये मैं तस्वीर देखता हूँ, लेकिन उसके साथ ही साथ उसी प्रेस क्लब के बाहर मैं ये भी देखता हूँ कि शाम को कोई भी एक मौलवी ले लें या कोई छोटी जमात ले लें, कोई एक आतिश फिशा किस्म का जो सब्जेक्ट है वो जब लेके आते हैं तो वो पूरी सड़क भर जाती है कोई किसी भी नॉन इशू पे, और जिसे हम अब इशू समझ रहे हैं और जो कन्विंसिंगली एक इशू है ह्यूमन राइट्स का, उस पे 27वां आदमी नहीं मैं देखता, और ये बहुत अरसे से ये हो रहा है। इसी पाकिस्तान में लेट 60s में जब मुझे कुछ समझ आनी शुरू हुई, और 70s में वो जो होता था ना, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है, हमने ठेका ले रखा था। मसलन पैट्रिस लुम्बा जो है वहाँ मारा जाता है, मुजाहरा जो है हज़ारों आदमियों का वो कराची में हो रहा है। इसी तरह कहीं भी कुछ हो रहा है, मसलन इंडोनेशिया में जो है स्वीकारनों की हुकूमत जा रही है, या 70s में वियतनाम के लिए इसी कराची और लाहौर में जो है बड़े बड़े मुजाहरे जो हैं वो हो रहे हैं। लेकिन अब ये है कि लंदन में या पेरिस में तो मुजाहरे हो जाते हैं इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़, लेकिन यहाँ नहीं होते। तो इस तरह रफ्ता रफ्ता इस्लामोफोबिया के खिलाफ तो बहुत हुए कार्टून वगैरह यार, लेकिन आपका मेन पॉइंट मैं समझ रहा हूँ। दो जिसे कहते हैं ना मिलियन मार्च लंदन में ही होता है और पेरिस में ही होता है इस्लामी फोबिया का, यहाँ सिर्फ नाम का मिलियन मार्च होता है। मैं ये कह रहा हूँ कि उसको छोड़ दें। ये जो लोकल मसले हैं जिसमें कि आपको पता है कि आप भी आम आदमी हैं और ये आम आदमी की ऐसी तैसी हो रही है, उसमें भी अब लोग नहीं आते हैं।
और उसमें भी खानों में बटे हुए हैं। मसलन अगर कोई शिया मारा जाए तो क्राउड में शिया होंगे, सुन्नियों का उससे कोई खास मतलब नहीं है। अगर कोई सिंधी मारा जाए क्राउड में ज़्यादातर सिंधी होंगे, अब मैं खुल के बात कर रहा हूँ, या उर्दू स्पीकिंग मारा जाए तो क्राउड में वो होंगे। हम खुद सब दर्द से जूझ रहे हैं, लेकिन हम खुद अनकॉन्शियसली खानों में बटे हुए हैं। इसलिए सिविल सोसाइटी में आपको वही 26 चेहरे नज़र आते, 30 नहीं नज़र आते। मसला कितना ही जेन्युइन क्यों रहा, ये अफसोसनाक बात है। बिल्कुल, और इसका कोई जवाब नहीं है। हाँ, लेकिन फिर भी मैं अभी भी कहता हूँ कि लोग देखें, जिब्रान नासिर जैसे या नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अभी भी कोशिश कर रहा है। हाँ, उन्होंने तो कोशिश है, बेशक आपने अक्सर बाहर आपने मिलियन मार्च की बात की, तो बाहर ये भी हमने देखा कि एक आदमी भी खड़ा होता है और खड़ा रहता है। तो मेरे ख्याल में उसको हम इस तरह भी देख सकते हैं कि कम से कम अभी भी चले कुछ लोग हैं जो बग़ैर किसी रंगो नस्ल की तफरीक के, मज़हब की तफरीक के बाहर निकलते, बेशक वो 26 भी हो। बिल्कुल, मतलब इस तरह चलो मोमबत्ती माफिया ही सही है, ठीक है, कम से कम कोई तो निकले, कोई तो निकले। 22 करोड़ का बोल गए यार। हाँ, इजाज़त लेते हैं जी, कल दोबारा हाजिर होंगे। खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहें। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।